नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाबू बाजार ब्रिज पर कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के एक होटल में बिहार के नगर विकास मंत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मंत्री का आरोप है कि होटल कर्मचारियों ने बदमिजाजी के बाद उन पर हमला किया। मंत्री का कहना है कि वो इस हमले में बाल बाल बचे, जबकि उनके सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में 2 गुटों में झड़प हो गई। मामला भीमा कोरे गांव का है। झड़प के दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़। यूपी के मुरादाबाद में पुलवामा सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान के चूरू में पुलवामा सीआरपीएफ कैंप हमले में शहीद जवान राजेंद्र नैन का आज अंतिम संस्कार होगा। नैन को अंतिम संस्कार जो है उनका रतनगढ़ के गौरीसर में किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उससे जुड़े डॉक्टर्स आज एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में यह फैसला ले चुका है। कांग्रेस राज्यसभा में 3 तलाक के बिल पर अपना स्टैंड बदल सकती है। लोकसभा में कांग्रेस ने एक साथ 3 तलाक की क्लॉज में खामियां गिनाई थी। कांग्रेस चाहती है कि एक साथ 3 तलाक कहने पर अपराध बताने वाले क्लॉज को हटाया जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज से 3 दिनों तक आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत उज्जैन पहुंच चुके हैं। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शरीक हो सकते हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी आज अपना कार्यभार संभालेंगे। गांधीनगर में करीब 2 बजे वो अपना कार्यभार संभालेंगे। बिहार सरकार ने अपनी वेबसाइट पर सभी मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। सीएम नीतीश से ज्यादा उनके पूर्व पुत्र निशांत के पास संपत्ति है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। मंत्री ललन सिंह के पास 6 करोड़ की संपत्ति है। जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र करीब 1 महीने का होगा और सुबह 11 बजे शुरू होगा। कांग्रेस के सीनियर नेता एएल हेग आज मेघालय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हेग के साथ 3 और विधायक भी गोल्फ लिंक ग्राउंड में होने वाली रैली में मेघालय बीजेपी अध्यक्ष शिबुन लिंगदोह की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। 3 तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर इशरत ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के सामने आज आरएसएस प्रचारक इंद्रेश विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी के साथ हुई बदमिजाजी के विरोध में ये प्रदर्शन रखा गया है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल की हिरासत के विरोध में भुजबल समर्थक आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे। भुजबल समर्थकों और समता परिषद के सदस्यों ने इसे लेकर रविवार को एक बैठक भी की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में शुद्ध मराठी मंच के कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों के सवालों के जवाब दिए। एक्ट्रेस जायरा वसीम छेड़छाड़ मामले में आज अहम सुनवाई है। पिछले दिनों जायरा ने विस्तारा एयरलाइन में विकास सचदेवा नाम के शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। सचदेवा 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत पर है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की जमानत पर फैसला करेगी। मामला आय से अधिक संपत्ति का है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के साथ आनंद को भी आरोपी बनाया है। जेटली मानहानि मामले में डीडीसीए के दस्तावेज देने को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगी। सीएम केजरीवाल और आप नेता राघव चड्ढा ने इन दस्तावेजों के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। एमपी में 5 जिलों के 10 निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने नए साल के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के दरबार हाजिरी लगाई। परिवार सहित शिरडी पहुंचे शिवराज ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एमपी के सतना में 2 लोगों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। रिमारी गांव में मकान को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने पहले एक शख्स की हत्या कर दी थी। बाद में मृतक परिवार के लोगों ने आरोपी के घर और दुकान को आग लगा दी।
यूपी के बरेली में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। पति के इलाज के लिए बच्चे को बेचने वाली मां की मदद अब सरकार करेगी। मां ने 45,000 में बच्चे का सौदा किया था। यूपी के इलाहाबाद में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई। 43 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम में पानी की कमी पर संतों ने नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज वर्धमान में माटी उत्सव का उद्घाटन करेंगी। माटी उत्सव में प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित है ये उत्सव और इसमें परिवहन मंत्री शुभेंद्र अधिकारी भी शिरकत करेंगे। सलील पारेख आज इंफोसिस के सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। पारेख का फोकस इंफोसिस की कमाई बढ़ाने के साथ इंफोसिस की बिजनेस की जो रणनीति है उन्हें मजबूत करना होगा। विजय केशव गोखले देश के नए विदेश सचिव होंगे। गोखले मौजूदा विदेश सचिव एस जयशंकर की जगह लेंगे। जयशंकर का कार्यकाल 28 जनवरी को पूरा हो रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के खिलाफ और सख्त रुख अपनाया है। सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट्री पैनल मीटिंग में कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद और गोलीबारी बंद नहीं करता, क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। ट्रंप ने अब और आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा है कि 15 सालों से पाकिस्तान को मदद करना बेवकूफी साबित हुआ। ट्रंप की लताड़ पर पाकिस्तान बौखला गया। पाक विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ट्रंप के ट्वीट का जवाब जल्द ही दिया जाएगा और लोगों को सच का पता चलेगा। तथ्य और कल्पनाओं का अंतर लोगों को जानना चाहिए। पाकिस्तान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा पर बैन लगा दिया। साथ ही संगठन के फंड लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकी दी है। प्योंगयांग में अपने भाषण में किम ने कहा है कि अमेरिका की पूरी जमीन उनकी परमाणु मिसाइलों की जद में है और उनका बटन हमेशा उनकी टेबल पर रहता है। राजस्थान के दौसा में आज से फुटबॉल का महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में नेशनल लेवल की 11 टीमें हिस्सा लेंगी और उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया जमकर पसीना बहा रही है। न्यूलैंड्स में बारिश की वजह से टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए इंडोर नेट्स का सहारा ले रहे हैं। रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। विदर्भ ने फाइनल मुकाबले में 7 बार की चैंपियन दिल्ली को 9 विकेट से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाबू बाजार ब्रिज पर कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ब्रिज पर चलती कार में आग लगने से ट्रैफिक रुक गया और लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की है, जहां घने कोहरे की वजह से जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रेन पटरी पर रेंगती नजर आ रही हैं। कुछ जगहों पर तो ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। सड़कों पर वाहन चालक रास्ता पूछ कर आगे बढ़ रहे हैं। घने कोहरे की वजह से 10 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा है। देश भर में निजी अस्पतालों में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी बिल के विरोध में मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े देश के करीब 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। आईएमए का कहना है कि अगर एनएमसी बिल पास हुआ तो मेडिकल इतिहास का सबसे काला दिन होगा। हालांकि इस बिल के लागू होने से निजी मेडिकल कॉलेजों पर सरकार का शिकंजा मजबूत होगा। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि वानखेड़कर ने निजी अस्पतालों से आह्वान किया है कि मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी को बंद रखा जाए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई की जगह एनएमसी बिल का विरोध करें। शुक्रवार को संसद में बिल पेश किया गया था, जिस पर मंगलवार को चर्चा होनी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बिल से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दें। क्या है ये बिल? एनएमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी होगा और होम्योपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के डॉक्टर भी एक ब्रिज कोर्स करने के बाद एलोपैथी के जरिए इलाज कर सकते हैं।
हड़ताल पर डॉक्टर जाएंगे और ये भी कहा गया है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ओपीडी बंद रखी जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए 30% बेसिक पॉइंट्स में कटौती की है। अब लोन पर जो है 8.95% की जगह 8.65 यानी कि 0.30 का जो परसेंटेज है उसकी ब्याज दर को कम किया गया। इस कटौती से सबसे ज्यादा फायदा एजुकेशन लोन, होम लोन और ऑटो लोन लेने वालों को होगा। जिसने अप्रैल 2016 से पहले लोन लिया है उनकी ईएमआई कम हो जाएगी। ये दरें 1 जनवरी से लागू हो गई हैं, लेकिन MCLR यानी मार्जिनल कास्ट लेंडिंग रेट पर लोन लेने वालों की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। MCLR की शुरुआत ब्याज दर तय करने के लिए RBI ने 1 अप्रैल 2016 से की थी। इससे पहले ब्याज दर बेस रेट से तय की जाती थी। बेस रेट वो होता है जिस पर बैंक ग्राहकों को मिनिमम रेट पर लोन देते थे। साल के पहले ही दिन अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि अमेरिका को धोखा देना बंद कर दे और अपनी चालबाजी से पाकिस्तान बाज आ जाए। ट्रंप ने पाकिस्तान को धोखेबाज कहा। ट्रंप ने पाक को चालबाज कहा। ट्रंप ने पाक को पाखंडी कहा। ट्रंप ने एक ट्वीट से पाक की इज्जत को तार तार कर दिया। आतंक को लेकर अमेरिका ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी है। साल के पहले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक ट्वीट से पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका ने बेवकूफों की तरह पाकिस्तान को 15 साल के दौरान $33 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की और उन्होंने हमें केवल झूठ और धोखा दिया। उन्होंने हमारे लीडर्स को बेवकूफ समझा। उन्होंने उन आतंकवादियों को पनाह दी जिन्हें हम अफगानिस्तान में तलाश कर रहे थे, अब और नहीं। ट्रंप की फटकार से पाकिस्तान बौखला गया है। तुरंत फुरत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने फेस सेविंग की कोशिश के तहत ट्वीट किया। आसिफ ने लिखा, हम राष्ट्रपति के ट्वीट पर जल्द ही जवाब देंगे इंशाअल्लाह। चलो दुनिया को सच पता चल जाएगा। तथ्य और कल्पनाओं का अंतर लोगों को जानना चाहिए। दरअसल जो बात आज ट्रंप कह रहे हैं, ये बात तो भारत सालों से कह रहा है। दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलता रहा है, साथ ही दुनिया को सबूत भी देता रहा है। चाहे दाऊद हो या हाफिज सईद या फिर अजहर मसूद, सब के सब पाकिस्तान में बैठे हैं। फिर भी पाकिस्तान आतंक के खात्मे के नाम पर अमेरिका से पैसे ऐंठता रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए दी जाने वाली 25 करोड़ 5 लाख डॉलर यानी 1628 करोड़ रुपए की मदद पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। मतलब साफ है कि आतंकवाद के मामले में अब दुनिया ने भारत की बात पर मुहर लगा दी है और अब अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान का दोगला रवैया अब और नहीं चलने वाला। या तो उसे बिना भेदभाव के आतंकवाद को खत्म करना होगा या फिर वो दुनिया में अलग थलग हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पाकिस्तान को पाखंडी कहा, उसका फौरन असर देखने को मिला। पाकिस्तान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। जमात-उद दावा पर फंडिंग पर रोक लगाते हुए पाक ने संगठन की चंदा लेने पर भी रोक लगाई है। हाफिज के संगठन के साथ फलाह इंसानियत फाउंडेशन की फंडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी के इलाहाबाद में संगम की रेत पर पहले स्नान के साथ देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो गई है। 43 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले के दौरान पड़ने वाले 6 स्नान पर्व पर श्रद्धालु गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पहला पौष पूर्णिमा पर्व का स्नान शुरू हो चुका है, जबकि छठवां और महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान पर्व 13 फरवरी को होगा। संगम में पानी की कमी पर संतों ने नाराजगी जाहिर की है। तो आस्था की डुबकी जो है वो लगाने के लिए श्रद्धालु जो हैं पहुंचने लगे हैं और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो यूपी के इलाहाबाद का हम जिक्र कर रहे हैं। संगम की रेत पर पहले स्नान के साथ देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। 43 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 करोड़ काफी बड़ा आंकड़ा है।
और प्रशासन की जिम्मेदारी कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लिहाजा तैयारियां की जाए। माघ मेले के दौरान पड़ने वाले 6 स्नान पर्व पर श्रद्धालु गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती में डुबकी लगाएंगे। पहला पौष पूर्णिमा पर्व का स्नान शुरू हो चुका है, जबकि छठवां और महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान पर्व 13 फरवरी को होगा। संगम में पानी की कमी पर संत जो हैं वो नाराज नजर आए। तो इलाहाबाद में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। तो संगम की रेत पर पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के साथ ही देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो गई, जिसके तहत हजारों तंबुओं में लाखों कल्पवासियों का कल्पवास भी शुरू हो गया है, जहां रहने वाले लोग 1 महीने तक कठिन तपस्या और साधना करेंगे। पहले स्नान पर्व की शुरुआत शुरू हुआ कल्पवासियों का कल्पवास। 1 महीने तक चलेगा स्नान, कल्पवासी करेंगे कठिन तपस्या। पुण्य कमाने के लिए 1 महीने का कल्पवास। हर साल माघ मेले का आयोजन संगम की रेत पर होता है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही एक बार फिर से माघ मेले की शुरुआत हो गई, जो कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। हर साल यहाँ पर करीब 5 लाख श्रद्धालु कल्पवास करते हैं, जो यहाँ पर लगे टेंट में रहते हैं और बेहद संयमित रूप से कल्पवास करते हैं। कल्पवासी यहाँ पर लगे टेंट में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करते हैं। साथ ही संतों के प्रवचन जैसे कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। इस दौरान कल्पवासी जमीन पर सोते हैं और सिर्फ चूल्हे पर बना हुआ खाना खाते हैं। यानी साफ है कि कल्पवास के दौरान सभी बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं। हम लोग यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, भजन। रक्षक का बेटा कैसे और क्यों भक्षक बना, ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर के पुलवामा में मारा गया फरदीन अहमद खांडे न सिर्फ नाबालिग था, बल्कि वो एक पुलिस वाले का बेटा भी था। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कश्मीर के युवाओं को क्या हो गया है, क्यों वो आतंक की राह पर निकल पड़े हैं। पुलिस का बेटा था, 10वीं में पढ़ता था, उम्र थी महज 17 साल, लेकिन कलम की जगह हथियार उठा लिया और बन बैठा दहशतगर्द। सुरक्षा कर्मियों पर फिदायीन हमला किया, फिर मार गिराया गया। नाम है फरदीन अहमद खांडे। 2017 का आखिरी दिन और 2018 की ऐसी शुरुआत बेहद डरावने वाली है। दुनिया जब जश्न के मूड में थी, तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जवान गोलियां बरसा रहे थे, आतंक से जूझ रहे थे और इस फिदायीन हमले में फरदीन अहमद खांडे भी शामिल था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। चलिए पहले फरदीन के बारे में जानते हैं। कौन है फरदीन अहमद खांडे? 3 महीने पहले ही जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। ब्रेन वॉश करके उसे फिदायीन आतंकी बनाया गया। बुरहान वानी के गांव त्राल का ही रहने वाला था। जम्मू कश्मीर पुलिस में है फरदीन का पिता गुलाम मोहम्मद खांडे। पुलिस कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद खांडे का बेटा है फरदीन। इस नए खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को हैरत में डाल दिया है। कांस्टेबल खांडे को कुछ महीने पहले तक आईजी कश्मीर मुनीर खान की सुरक्षा में लगाया गया था, लेकिन बेटे के आतंकी संगठन के साथ जुड़ने के सुराग मिलने पर उसे मुनीर की सुरक्षा टीम से हटा दिया गया था। मुनीर ने आशंका जताई थी कि ऐसे सैकड़ों युवा आतंकी संगठन से जुड़ सकते हैं। फरदीन अहमद खांडे की मौत से एक बार फिर कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। मसलन, क्या अपना रास्ता भटकने लगे हैं कश्मीरी युवा? क्यों दहशतगर्दों के चंगुल में फंस रहे हैं युवा? पढ़ाई की उम्र में वो क्यों आतंक की पाठ पढ़ रहे हैं? एक तरफ सरकार और सुरक्षा कर्मी घाटी में अमन कायम करने की कोशिश में जुटे हैं,
दूसरी तरफ दहशतगर्द युवाओं को भटकाकर आतंकी बना रहे हैं। पढ़ाई और मेहनत किए बिना ही उन्हें पैसे दे रहे हैं, हथियार थमा रहे हैं, झूठी आजादी का सपना दिखा रहे हैं। ऐसे में कश्मीरी अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दहशतगर्दों से बचाएं और उनमें पढ़ाई और खेलकूद की भावना जगाएं, वरना आतंकी तो यहाँ फरदीन अहमद खांडे की मौत ही मरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।